कि इस देश की नींव जो है बंटवारे से शुरू हुई है। इसकी जड़ में बंटवारा है। आपने स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा, उसमें हर किस्म के, हर मजहब के, हर धर्म के, हर विचारधारा के लोग थे। लेकिन जब आज़ादी मिलने के नज़दीक पहुंचे तो कुछ लोगों ने अपने मजहब के नाम पे एक देश की मांग की और देश दे दिया गया। तो अगर ये कहें कि जिस 1947 के भारत की हम बात करते हैं, ये भारत तो 21 लाख लोगों की लाश पे हमें मिला है। ये जो भारत आपके पास है, ये तो 2 हिस्सों में बंटने के बाद आपको मिला है। और फिर इस देश में जो लोग सत्ता पे आए भी, उन्होंने आपने ये बार बार कहा जाता है कि हमें आज़ादी मिली, हमने ली नहीं। हमारे ऊपर किसी ने रहमो करम किया, किसी ने तरस खाया और हमें आज़ादी दे दी। इस आज़ादी को जो गुणगान किया जाता है, ये सबसे बड़ा झूठ है। हमें अंग्रेजों ने 2 डोमिनियन स्टेटस में बांटा और यहां ट्रांसफर ऑफ पावर की उन्होंने। तो ट्रांसफर ऑफ पावर आज़ादी नहीं होती है, सहमति के साथ होती है। तो हम जिस इतिहास को पढ़ाया जा रहा है, आज उसी इतिहास का हम उस मोड़ पे पहुंच गए हैं कि हमने देश को बांटा, मजहबों को बांटा, फिर इंसानों को बांटा, फिर जाति पे बांटा, फिर लैंग्वेज पे बांटा, फिर रीजन पे बांटा। तो ये बांटना जो है हमारे स्टार्ट से ही है और उसमें राजनीतिक तौर पे उस कारण से बांटा। हमने किसी अच्छे काम के लिए नहीं बांटा। हमने इसलिए बांटा कि आज हो सकता है ओबीसी अगड़े पिछड़ों का मामला हो, दलित मुसलमान का मामला हो, दलित जो है वो लोअर कास्ट अपर कास्ट का मामला हो, यादव मुसलमान का मामला हो, हिंदी नॉन हिंदी पे बांटा। तो ये हमारी राजनीति का कल्चर इस देश में उन पार्टियों ने दिया जो सबसे लंबे समय तक सत्ता में रही। और यही इसी मूल मंत्र पे इस देश में दूसरी राजनीतिक दल भी आए, उन्होंने भी इसी ढर्रे पे चले और जब तक वो इस ढर्रे पे नहीं चले वो कभी सत्ता पे नहीं आए। तो आज हमारी समस्या ये हो गई है कि हम तथाकथित तौर पे आज़ाद तो हैं, लेकिन मानसिक तौर पे अभी भी हम गुलाम हैं। लिहाजा हम ये मानते हैं कि जो सरकार में है वो गोरे साहब की सरकार है और जब तक हम बहुत बड़ा प्रदर्शन नहीं करेंगे, तोड़फोड़ नहीं करेंगे, बसों और ट्रेनों में आग नहीं लगाएंगे, तब तक सरकार सुनेगी नहीं। तो ना तो सरकार ने अपना चरित्र बदला और ना ही समाज ने अपना चरित्र बदला। लिहाजा जब तक आप कोई उपद्रव ना कर दें, कोई थ्रेट क्रिएट ना कर दें, सरकार सोती रहती है। सरकार को लगता है ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो ट्रेंड अंग्रेजों का था राज करने का, करीब बस वही हमारे देश में चला। लेकिन पिछले कई समय से थोड़ा सा कुछ बदलाव हुआ है। आज तक तो इस देश में लोग वोट इसी बात पे देते थे, मेरी जाति का कौन है, मेरे धर्म का कौन है, मेरी भाषा का कौन है, मुझे क्या फायदा होगा। तो इस पे जब देश चलेगा तो फिर देश अपने किसी गंतव्य पे नहीं पहुंचेगा। लोग, पार्टियां पहुंचेंगी, इंडिविजुअल पहुंच जाएंगे। इसीलिए पिछले आपने 70 सालों में हजारों लोग, बड़े बड़े धनाढ्य लोग हो गए। राजनीति उनके लिए एक व्यवसाय की तरह आई और उनको मजबूत किया और चली गई। तो जो राजनीति का नीचे जमीन पे, जो चूने पे खड़ी हाशिए की लाइन पे आदमी खड़ा था, उसको फायदा नहीं मिला। तो जो मूलभूत समस्याएं वो आज भी वही कि उसको किसी ने एड्रेस किया ही नहीं, बल्कि उनको छुपाने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि समाज को एक लंबा समय होता है और 1000 साल की गुलामी और उसके बाद जब आप सो कॉल्ड आज़ाद भी हुए, उसमें गलत इतिहास, गलत तथ्य और सिर्फ सत्ता को क्या फायदा पहुंच सकता है, उन्हीं बातों को बताया गया और जो सच में थी उसको नहीं बताया। उस कंफ्यूजन में ये देश अभी जो है, इसने सोचना शुरू किया है एक राष्ट्र के रूप में। इससे पहले इस देश ने कभी एक राष्ट्र के रूप में सोचा ही नहीं। तो जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था वो वन वे ट्रैफिक था। कुछ लोगों के पास इंफॉर्मेशन थी, वो उसको समाज में किस तरह डिसेमिनेट करें ये सिर्फ उनको पता था। कितना समाज में दें और कितना समाज में न दें। मेरे और आप जैसे लोगों के पास न तो करेक्ट इंफॉर्मेशन थी, और जब करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हम करेक्ट राय भी नहीं बनाएंगे। आपका उस पर क्या व्यू है, आपका उस पर क्या आर्गुमेंट है, ये आता ही नहीं था। तो अखबारों के अंदर लेटर टू एडिटर छपते थे, तो बहुत कम अखबार अब बचे हैं जिसमें लेटर टू एडिटर छपता हो। बहुत ज्ञानी लोग थे कुछ
वो सेल्फ स्टाइल ज्ञानी थे, वही अमेरिका पे आपको बोलते थे, वही पाकिस्तान पे भी एक्सपर्ट थे, वही चाइना पे एक्सपर्ट थे, और वो खास वर्ग था, वो एक एलीट ग्रुप बन गया था। उसने इंफॉर्मेशन को छुपाया, दबाया, और एक आम भागीदारी की बात हुई नहीं। तो अखबार निकले तो जरूर, लेकिन उन अखबारों में समाज का दर्पण नजर नहीं आता था। स्लोली स्लोली वो वेस्टेड इंटरेस्ट में चले गए, मालिकों के संबंध नेताओं से हो गए, नेताओं से सत्ताओं से हो गए। अब पत्रकार के मालिक, बड़े बड़े पत्रकार कैसे राज्यसभा में पहुंचा जाए, इसकी लाइन में लगे हुए हैं। और इसलिए लगता है कि जो नई जनरेशन, हम जब जिस जनरेशन में आए थे, तब जो लोग हमारे लिए आइडियल थे, वो हमने देखा ये तो पार्टी लाइन में खड़े होकर टिकट मांग रहे हैं और इनको राज्यसभा चाहिए, किसी को गवर्नर बनना है। तब लगा, क्या कहते हैं, कि शायद हम एक इल्यूजन में थे शायद। लिहाजा आज जो है इस डिजिटल मीडिया ने, इस मोबाइल की क्रांति ने कम्युनिकेशन का फ्लो जो है वो बहुत हाई कर दिया है। अब एक छोटे से बच्चे के पास, एक रिक्शा चलाने वाले के पास, एक सब्जी बेचने वाले के पास, एक बार्बर के पास हजारों इंफॉर्मेशन है। उस इंफॉर्मेशन में से क्या ठीक है वो उसका सिलेक्शन कर सकता है। इसलिए आज गलियों पे, चौराहों पे, छोटी छोटी जगह प्रधानमंत्री ने कोई बात कही है तो उस पर सवाल जवाब वहीं के वहीं शुरू हो जाता है। कोई इंटेलेक्चुअल बोलता है, उस पर सवाल जवाब शुरू, कोई पॉलिसी आती है उस पर सवाल। तो ये जो कम्युनिकेशन का दौर खुला है, इससे इस समाज में हजारों करोड़ों लोग ऐसे थे जिनके पास बड़े क्रिएटिव विचार थे, लेकिन उनके ऊपर टैग नहीं था कि वो बहुत बड़े आदमी हैं, वो हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं, वो फर्स्ट क्लास डिग्री है। लेकिन ऐसे हजारों करोड़ों लोग थे जिनके बड़े अच्छे विचार थे। आज सत्ता में हमने ये देखा कि हमेशा जब भी कोई बैठता है तो उसके बारे में होती, साहब बड़े हाई इकोनॉमिस्ट हैं, साहब ये वहां से पढ़ के आए हैं, यहां से पढ़ के आए हैं। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के बारे में चर्चा नहीं होती कि वो कहां से पढ़ के आए थे। लेकिन उन्होंने अपने छोटे से टेन्योर में देश को जो दिया वो यादगार है, लेकिन उनकी चर्चा नहीं होती। चर्चा एक विजनरी प्रधानमंत्री की होती है, फिर उनकी बेटी की होती है, फिर उनके बेटे की होती है। तो ये देश को बताना चाहिए कि ये जो महान महान लोग थे जिन्होंने 14 साल 19 साल इस देश में राज किया, ये वो देश के ऐसे भी लोग थे कि जिस कमेटी के चेयरमैन थे, और जिस कमेटी को चेयरमैन को यह तय करना था कि भारत रत्न किसे दिया जाए, उन्होंने खुद ही ले लिया, वो चाहे नेहरू जी हो चाहे इंदिरा गांधी हो। तो इससे यह लगता है कि सत्ता पे खास वर्ग, एक खास किस्म का कल्ट था वो। अब क्योंकि वो डिसिमिनेट हो रही है, आम आदमी भी पहुंच रहा है, तो उस वजह से इस इंफॉर्मेशन से समाज के अंदर उथल पुथल मची हुई है। नए विचार आ रहे हैं, नए लोग देख रहे हैं। आपने बात की युवाओं की, देखिए जाति की बात आप कह लें, रीजन की बात कह लें, लेकिन एक बात सच है, मैं ये मानता हूं कि जितना इंफॉर्मेशन करेक्ट नीचे जाएगा उतना समाज उथल पुथल मचेगी, और उस उथल पुथल में से ही कोई बेहतर राय निकलेगी, बेहतर सोच निकलेगी, बेहतर राह निकलेगी। आज के युवा का दबाव, आज युवा सरकार बना रहा है। अगर आप युवाओं को कह दें तो उनकी भागीदारी इतनी स्ट्रांग है कि वो तय कर रहे हैं कि सरकार में कौन बैठेगा। तो ये एक बड़ा बदलाव है, और उसको हिंदू नहीं चाहिए, उसको मुसलमान नहीं चाहिए, उसको अयोध्या नहीं चाहिए, उसको ये तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन वही युवा अब ये सवाल पूछ रहा है कि 70 साल में दुनिया के दूसरे देश बहुत आगे चले गए, हम क्यों नहीं गए? उनके यहां भी धर्म के झगड़े थे, उनके यहां भी मजहब के झगड़े थे। तो जब आप किसी चीज को छुपाते हैं ना, तो उसके बुरे परिणाम निकलते हैं, क्योंकि सच कभी ना कभी निकलता है। इस देश में 70 साल के बाद इतिहास में क्या हुआ, अयोध्या के साथ क्या हुआ, मथुरा के साथ क्या हुआ, काशी के साथ क्या हुआ, संविधान के साथ क्या हुआ, संविधान में किस किस तरीके से नाजायज चीजें जोड़ी गई, किस खामोशी के साथ जोड़ी गई, उन्हें क्यों बताया नहीं गया, उन्हें क्यों छुपाया गया। ये सब जैसे जैसे पब्लिक डोमेन में आएगा, समाज एक बेहतर राय की तरफ बढ़ेगा। और मुझे लगता है भारत में एक लंबे समय के बाद सोच में बदलाव आ रहा है। आज चुनाव जाति के नाम पे हैं, ये जाति 1000 साल से चल रही है, लेकिन कम हुई है, एजेंडे कम हुए हैं। देश को ध्यान में रख के चुनाव कम हो रहे थे, एजेंडों पे चुनाव होते थे। तो कोई सेकुलरिज्म की बात करता था, उन्होंने सेकुलरिज्म शब्द भारत के संविधान में 1976 में डाला, और सेकुलरिज्म को एक तरफा डिफाइन किया।
और जब इस पे बहस चल रही थी कि सेकुलरिज्म का हिंदी में अर्थ क्या होगा, तो एलएम सिंघवी साहब से मैडम इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई आप इसका हिंदी में ट्रांसलेशन किए, क्या बनेगा। एलएम सिंघवी साहब ने कोई लंबी अपनी रिसर्च के बाद कहा कि धर्मनिरपेक्षता इसका ट्रांसलेशन नहीं हो सकती। सेकुलरिज्म का ट्रांसलेशन होगा पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। अगर धर्मनिरपेक्ष सत्ता हो गई तो हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि हर कोई आदमी उस धर्म मतलब अपनी ड्यूटी से विमुक्त हो जाएगा। धर्म का मतलब होता है आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी क्या है। तो जब आप ड्यूटी से ही कह देंगे कि ड्यूटी बगैर देश चलेगा, तो फिर प्रधानमंत्री कुछ करेगा, गवर्नर कुछ करेगा, समाज कुछ करेगा, एक हाहाकार अनार्की मचेगी। तो हमने कुछ चीजों को राजनीतिक तौर पे किया, उसका असर ये देख रहे हैं कि जिस धर्मनिरपेक्षता को किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत लाया गया था, उसी राजनीति के चलते आज वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। लिहाजा भारत की मट्टी हजारों साल से, ये भारत 1947 में पैदा नहीं हुआ, ये गांधी और पटेल और नेहरू ने पैदा नहीं किया। 5000 साल पुरानी सनातन संस्कृति की जमीन पर धर्मनिरपेक्षता की जरूरत ही नहीं है, इसकी मिट्टी में है। आप तो वो लोग हैं जो चींटी भी न मर जाए उसके लिए भी मुंह पे कपड़ा बांध लेते हैं, कोई कीड़ा मुंह में न चला जाए उसको भी मान लेते हैं। आप तो सूरज की पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, जानवर की पूजा करते हैं, आप पानी की पूजा करते हैं, तो आप किसी के खिलाफ हो ही नहीं सकते। इसीलिए इस देश में हजारों साल पहले बाहर के लोग आए, रहते रहे, चले गए, आए चले गए, किसी ने किसी को नहीं मारा। लेकिन अब एक ऐसे हालात में आप पहुंच गए हैं कि जो आपके 5,000 साल पुराने आदर्श थे, मूल्य थे, उनको जीने के लिए समाज वैसा नहीं है।